नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और अब की बार मेंस पार सीरीज में, जिसके तहत जो है हम आज जीएस पेपर 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और आज का जो हमारा प्रश्न है वो विश्व इतिहास से है। आप सभी जानते होंगे कि जो इतिहास है उसमें विश्व इतिहास से भी प्रश्न आते हैं। तो इसी के तहत प्रबोधन की ज्ञान मीमांसा संबंधित विमर्श को रेखांकित कीजिए। इस संदर्भ में कांट के समाधान पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, ये फर्स्ट पेपर में भी उपयोगी है और ये फोर्थ पेपर के लिए भी उपयोगी है। तो आप उससे जहां भी अगर आयोग जिस भी पेपर में पूछे तो आप निसंकोच लिखिएगा, क्योंकि कांट से आप अगर पीवाईक्यू देखेंगे तो फोर्थ पेपर से भी प्रश्न आया है और फर्स्ट पेपर का तो ये विषय है ही है। आगे बढ़ने से पहले ये छोटी सी सूचना यही है कि प्रत्येक दिन इवनिंग में 4 बजे और मॉर्निंग में 9 बजे मेरा प्रयास रहता है अब की बार मेंस पार सीरीज के तहत कि जीएस के प्रत्येक पेपर से प्रश्न कराएं और प्रत्येक शनिवार को जो है वो वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो आता है। तो आप जो है इसको देखिए और इसका लाभ उठाइए। इस समय तो जरूर चैनल पे बने रहिए, क्योंकि यदि आप इस समय चैनल पे बने रहेंगे तो आपका धीरे धीरे डेली आपका 2-2 प्रश्न तैयार होता रहेगा और इस तरीके से जब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो बहुत सारे प्रश्न आप जो है यहीं से मिल जाएगा। और यहाँ आप देख रहे होंगे कितना हम डिटेल से बताते हैं। अगर आप इतना भी लिख करके आएंगे, इस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है और ऐसा प्रश्न आ रहा है, आप इतना भी लिख करके आएंगे तो बहुत शानदार अंक पाएंगे। तो इसलिए यहाँ आप बने रहिए और जब रहिए तो पेन पेपर लेके बैठिए ताकि चीज़ों को नोट भी करते रहिए। तो सूचना समाप्त हुई। अब आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रबोधन की ज्ञान मीमांसा संबंधित विमर्श को रेखांकित कीजिए। इस संदर्भ में कांट के समाधान पर टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा प्रबोधन के बारे में बताएंगे। आपका की पॉइंट यही है। बच्चे पूछते हैं भूमिका में कि सर क्या लिखें, तो जो आपका की पॉइंट है उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, वही आपकी भूमिका हो गई। तो प्रबोधन की जो ज्ञान मीमांसा है से संबंधित विमर्श को देखिए रेखांकित करना है। मतलब पार्ट 1 आपका ये है और 6 अंक आपको यहां से मिलेंगे। और फिर इस संदर्भ में कांट ने क्या समाधान दिया है तो उस पर जो है टिप्पणी करना है। तो क्या है कि 6 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। तो मुख्य परीक्षा में भी आपको इतना ध्यान देना है कि जो है प्रश्न पत्र को बहुत ध्यान से पढ़ना है और प्रश्न जितने भी डायमेंशन से पूछा जाए प्रत्येक डायमेंशन को बहुत बेहतर तरीके से करना है। तो चलिए थोड़ा सा प्रबोधन के बारे में बताइए कि प्रबोधन 17वीं 18वीं सदी में इंग्लैंड और फिर फ्रांस सहित यूरोप के कई देशों और अमेरिका में फैलने वाला एक आधुनिक ज्ञान उदय था। मतलब इसका समय क्या है, 17वीं से 18वीं सदी में इंग्लैंड में सबसे पहले हुआ और फिर फ्रांस सहित पूरे यूरोप में फैला। ये इसमें सत्य असत्य उचित अनुचित के निर्णय तक स्वतंत्रता पूर्वक पहुंचने तक के विमर्श को जो है वो केंद्रीय स्थान मिला था। मतलब इसके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा था, जो विद्वान थे, जो दार्शनिक थे, कि भाई सत्य असत्य उचित अनुचित क्या है उसका बहुत तार्किक जो है वो विश्लेषण किया जा रहा था प्रबोधन के विद्वानों के द्वारा। ज्ञान की प्राप्ति के तरीके के विमर्श को जो है वो ज्ञान मीमांसा कहते हैं। अब दूसरा टर्म ये है ना कि ज्ञान मीमांसा संबंधित विमर्श। तो यहाँ तो आपने प्रबोधन को बताया और थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा को बताइए कि ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के तरीके के विमर्श को, मतलब कि अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका तरीका कौन हो, तो उस तरीके की जो को लेकर के जो विमर्श होता है उसी को जो है वो ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। और देखिए, जब ऐसे कोई शब्द आए तो आप उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करिए, क्योंकि अगर यही चीज़ आप नहीं समझेंगे कि ज्ञान मीमांसा क्या है तो जो है आप अपने उत्तर को कुछ पूछ रहा है कुछ आप लिख करके कुछ आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे जो की पॉइंट है, जो कठिन शब्द आपको लगते हैं तो उनको थोड़ा सा डिकोड करिए। और यह ज्ञान मीमांसा प्रबोधन का स्वाभाविक एवं अनिवार्य हिस्सा था। भाई क्योंकि प्रबोधन के जो भी दार्शनिक थे
वो तार्किक दृष्टिकोण वाले थे, वो बुद्धिवादी थे, इसमें कुछ अनुभववादी भी थे। तो वो बिना आंखों से देखे, बिना अनुभव किए, बिना तर्क बुद्धि की कसौटी पे मतलब उसको परखे वो कोई डिसीजन लेते ही नहीं थे। तो इसीलिए आप देखेंगे कि पूरा प्रबोधन ही जो था वो ज्ञानोदय की जो एक तरीके से मीमांसा थी तो उसी पे आधारित था। इसके तहत मुख्यतः दो तरह के विचार जो है वो उभर करके आए। मतलब ज्ञान मीमांसा के तहत आप बताएंगे कि दो विचार उभर करके आए। सबसे पहला बुद्धिवादी विचारक आए जिसमें डेकार्ट, लिबनिज, स्पिनोजा थे, और इन विचारकों की मूल मान्यता यह थी कि तर्क की कसौटी पर कसकर ही हम जो है वो सही गलत का निर्णय करते हुए ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बुद्धिवादी विचारक क्या कहते हैं कि कोई भी सत्य जब तक उसको तर्क की कसौटी पर परखा न जाए, जांचा न जाए, तब तक जो है ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। और इसके जो मुख्य जो पैरोकार थे उसमें डेकार्ट थे। डेकार्ट का है ये, वो कहते हैं कि हर चीज़ों पे जो है संदेह करिए। जब आप संदेह करेंगे तो आप उसके बारे में सोचेंगे, उसके बारे में आप विश्लेषण करेंगे, उसको तर्क तथ्य की कसौटी पर खरेंगे, और उससे जो उत्तर निकल के आएगा वही वास्तविक सत्य होगा। तो डेकार्ट है, लिबनिज है और स्पिनोजा है। इसके लिए डेकार्ट ने संदेह एवं परीक्षण करने पर जो है वो बल दिया। ये बुद्धिवादी विचारक थे। फिर इसी की जो दूसरी धारा थी वो अनुभववादी विचारक की थी। मतलब दूसरा जो धारा था वो कह रहा था कि नहीं, बुद्धि से व्यक्ति जो है वो एक तरीके से वस्तुनिष्ठ प्रकार का हो जाएगा, वो गणितीय हो जाएगा, वो यांत्रिक हो जाएगा। असली जो कसौटी होनी चाहिए वो अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि अनुभवजन्य जो चीज़ें प्राप्त होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा वो सटीक होती हैं, प्रमाणिक होती हैं और सत्य के काफ़ी निकट होती हैं। अनुभववादियों का ये दावा था, जिसमें होम, बर्कले और लाक का नाम आता है। अनुभववादी विचारक यह मानते हैं कि जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो एक कोरे कागज के समान होता है और व्यक्ति अपने अनुभवों से सब कुछ सीखता है। देखिए, अब आप समझ गए कि ज्ञान मीमांसा को लेकर के जो दो धाराएं थी, उसमें एक धारा जो है वो बुद्धिवादी थी। तो बुद्धिवादी क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जो है वो तर्क बुद्धि की कसौटी पर कसा जाए और उससे जो निष्कर्ष निकले वही अंतिम सत्य होता है। जबकि अनुभववाद कह रहा है कि नहीं, अनुभव जब व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ देखता सीखता है, यहाँ बुद्धि की जो भूमिका है वो गौड़ है, यहाँ अनुभव की भूमिका प्रधान हो जाती है। और इसके लिए तर्क देते हैं कि जब एक बालक होता है तो जब वो पैदा होता है तो ऐसा तो नहीं कि जैसे पैदा हुआ वैसे ही वो बुद्धिमान हो गया, उस समय वो एक कोरा कागज होता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में जीवन रहता है, समाज की चीज़ों को देखता है, तो वो अपने अनुभवों से कुछ सीखता है और वही जो उसका अनुभवजन्य जो उसको सीख प्राप्त होती है वो एब्सोल्यूट सत्य के करीब होती है। तो ये अनुभववादी कह रहे हैं जो दूसरी धारा के हैं, और इसमें जो है ह्यूम, बर्कले और लॉक हैं। अब इन्हीं दोनों का जो द्वंद्व था, इन्हीं दोनों के द्वंद्व का समाधान जो है वो कांट महोदय ने दिया है, तो वो हम आगे बताएंगे। पहले आप थोड़ी सी चीज़ों को देखिए। ये हमारे संस्थान का जो है वो टेस्ट सीरीज बैच है, आप लोग इससे ज़रूर जुड़िए। यहाँ पेपर 1 से लेकर के पेपर 6 तक टेस्ट कराए जाते हैं। इसके तहत डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उत्तर लिख के दिखाना होगा, आपकी कॉपी चेक होगी और फिर मॉडल आंसर दे दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए 7303330750 पे संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस के लोग बहुत अच्छे से बताएंगे। और देखिए यहाँ क्या है कि ये इसी तरीके से आप जो है पीडीएफ में भेजेंगे, आपकी कॉपी का प्रॉपर वे में मूल्यांकन होगा, जहाँ से कोई भी कमी रहेगी वो बताई जाएगी। यदि 8 अंक का प्रश्न है, यदि आप 2.5 नंबर पाए हैं तो क्यों पाए हैं, देखिए पूरी बताई गई है कि आपका यहाँ से नंबर कटा है। और फिर जब आप सभी लोगों की कॉपी चेक हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको मॉडल आंसर भी मिल जाएगा। मतलब प्रत्येक टॉपिक से न केवल प्रश्न कराएंगे बल्कि उसका मॉडल आंसर भी आपको दे देंगे। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ लीजिए। चलिए, अब
अगला जो पॉइंट है कि ज्ञान प्राप्ति के इन दोनों ही स्रोत संबंधी मतों के द्वंद्व का समाधान जो है वो कांट ने अपनी पुस्तक क्रिटिक ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन में दिया। देखिए कांट की बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और इसी में क्योंकि जब कांट आए तो वो देखे कि भाई एक धड़ा जो है वो अनुभववाद की बात करता है, एक धड़ा जो है वो बुद्धिवाद की बात करता है, और जो जिसमें है उसको वही लगता है कि नहीं यही तो अंतिम सत्य है, इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं। अनुभववादियों के पास जाइए तो कहेंगे बस यही यही मोक्ष है, यही अंतिम सत्य, यही सब कुछ है। बुद्धिवादियों के पास जाएंगे तो उनका अपना तर्क है। तो इससे कांट जो है वो बहुत परेशान हुए, और फिर कांट ने जो है फिर एक अपना निष्कर्ष दिया, और अपनी पुस्तक किसमें, क्रिटिक ऑफ द प्रैक्टिकल रीजन में, इसके तहत कांट ने यह बताया कि बुद्धि जिन अनुभवों की तार्किक विवेचना नहीं कर पाता उसका भी जो है वो अस्तित्व होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बुद्धि जो है हर चीज की तार्किक विवेचना कर पाए, और जिनका नहीं कर पाता क्या उसका अस्तित्व नहीं होता? कांट के अनुसार उसका भी अस्तित्व होता है। तो यानी कि यहाँ जो है ये बुद्धि की सीमा को बता रहे हैं। फिर कई विषयों की विवेचना नहीं कर पाने के कारण यह है कि बुद्धि की अपनी सीमा होती है। मतलब कई विषय ऐसे होते हैं जिनकी जो है वो तार्किक विवेचना अभी भी बुद्धि के द्वारा नहीं की जा सकती है, क्योंकि बुद्धि की अपनी एक सीमा होती है। और जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज को आप अच्छे से महसूस भी करेंगे। वहीं दूसरी ओर सार्वभौमिक विधि या नैतिकता का विकास सिर्फ अनुभव के आधार पर जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव व्यक्ति विशेष एवं काल सापेक्ष होता है, जबकि विधि एवं नीति का निर्धारण सार्वभौमिक मान्यताओं पर आधारित होता है। और इसका हम एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। अगर आप लोग बचपन में रहे होंगे तो एक टेक्स्ट बुक था जिसमें 6-7 अंधे थे, और उनको जो है हाथी के पास ले जाया जाता है, और वो अपने अपने हिसाब से छू करके ये अनुभव करते हैं कि हाथी सूप जैसे है, तो हाथी की सूंड है, तो वो मतलब कुछ ऐसे से बताते हैं। तो वही हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अनुभव एक ऐसी चीज़ है कि ये व्यक्ति सापेक्ष होता है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं और हम उससे कुछ अलग अनुभव ले रहे हैं, आपका अनुभव कुछ और हो सकता है, लेकिन जो सत्य होता है वो व्यक्ति सापेक्ष सत्य तो होता नहीं, वो तो सार्वभौमिक सत्य, जो सत्य है वो सत्य है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो अमेरिका में हो, वो तो सत्य है ही है। अब अमेरिका के लोगों का किसी चीज को लेकर के अनुभव कुछ और हो सकता है, हमारे यहाँ के लोगों का अनुभव कुछ और हो सकता है। तो जैसे आप ऐसे देखिए कि अगर वाइन पीना है, शराब को ही लेकर के उदाहरण लीजिए, तो अगर ठंडे देश है तो ठंडे देशों में शराब पीना जो है वो अनैतिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ जो है क्लाइमेट ही ऐसा है कि जीवन जीने के लिए वो आवश्यक हो जाता है। लेकिन भारत में अगर आप पी रहे हैं तो वो एक तरीके से महापाप की श्रेणी में है यदि आप मदिरा का सेवन कर रहे हैं, क्योंकि उससे आप धन जन सबकी अपनी जो है वो क्षति पहुंचा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य को बेकार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये आपके स्वास्थ्य के लिए पॉजिटिव न हो करके निगेटिव है। तो अब अगर इन दोनों को कहीं तीसरी जगह ले जाया जाए तो एक तो कहेगा नहीं यार वाइन तो अच्छी चीज़ है पीना चाहिए, और एक दूसरा जो कहेगा कि नहीं नहीं पीना चाहिए, जो भारतीय होगा। तो सबका अपना एक अलग अनुभव है। देखिए दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो अनुभव होता है वो देश काल के हिसाब से वो बदल जाता है, वही इसमें बताया जा रहा है। कांट ने जो निर्णय दिया कि वह प्रबोधन की ज्ञान की मीमांसा का एक निर्णयात्मक बयान जो है वो माना जा सकता है। मतलब इन्होंने जो है बुद्धि की भी सीमा बताई और अनुभव की भी सीमा बताई कि दोनों में सीमाएं हैं, और दोनों को जो है वो एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करें, तभी जाकर के वास्तव में वास्तविक सत्य तक पहुंचा जा सकता है। यही कांट का जो है वो विचार है, और यही इसमें बताया जा रहा है। दोनों की परस्पर अनुपूरकता पर जो है वो आधारित है, लेकिन उसमें अनुभव को जो है वो वरीयता दिया गया है। मतलब कांट दोनों को अनुपूरक तो मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनका झुकाव
किसके प्रति रहता है, तो अनुभव के प्रति रहता है। क्योंकि अनुभव में क्या होता है कि अनुभव में व्यक्ति जो है वो नैतिक बना रहता है, और नैतिकता की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा प्रभावी होती हैं तुलनात्मक रूप से बुद्धि। क्योंकि बुद्धि क्या है कि व्यक्ति को यंत्रवत, भाई हम जो है वो सामाजिक प्राणी हैं, हम वस्तुनिष्ठ तो एकदम से हो नहीं सकते गणित की तरह कि 2 दूनी 4 है तो है। हमको अपने जीवन में 2 दूनी 5 भी करना पड़ता है, उसको स्वीकार करके चलना होता है, क्योंकि हमको समाज में रहना होता है। तो यहाँ थोड़ा सा बुद्ध की तुलना में अनुभव को थोड़ा सा वरीयता तो दिया ही गया है कांट के द्वारा भी, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है आधार होता है। अनुभव को इसलिए भी वरीयता दिया गया क्योंकि यही जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है वो आधार भी होता है। इसी आधार पर ईश्वर का विचार भी स्वीकार किया गया है, और यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता तभी मिल सकती है जब वह प्रबुद्ध होगा। मतलब जब यह तर्क, बुद्धि और अनुभव दोनों को मिला करके एक तार्किक निर्णय पर पहुंचेगा। मतलब प्रबुद्ध कब होगा, जब तर्क, बुद्धि और अनुभव दोनों के जन्म से जो भी निष्कर्ष निकले वहां तक यदि आप पहुंच रहे हैं तभी तो आप प्रबुद्ध होंगे। तो भाई इसमें कहा जा रहा है, और प्रबोधन व्यक्ति के अनुभव की जो है तार्किक समीक्षा और उसकी साहसिक स्वीकृति से जो है वो संभव है। तो आज के प्रश्न का उत्तर जो है वो हमारा यहीं तक था, और इसमें आपने वही बताया कि जो ज्ञान मीमांसा, पहले तो प्रबोधन को बताया, फिर ज्ञान मीमांसा क्या है इसको आपने बताया, फिर ज्ञान मीमांसा को लेकर के जो 2 धाराएं थी, एक बुद्धिवादी थी, एक अनुभववाद था, तो उसको बताते हुए फिर किस तरीके से कांट ने इन दोनों के बीच जो है वो सामंजस्य स्थापित करते हुए एक तार्किक जो है वो निष्कर्ष दिया। तो इस प्रश्न का जो है उत्तर का जो है पूरी समरी यही थी, और मुझे बहुत विश्वास है कि इस प्रश्न को आप करने में सक्षम हुए होंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ ये लिंक्स हैं, इनको भी आप देख लीजिए। देखिए ये हमारा टेलीग्राम है, आप लोग जो है यदि नहीं जुड़े हैं तो इससे जुड़िए, क्योंकि यहाँ बहुत सी चीज़ें आपको निःशुल्क मिलती रहती हैं। साथ ही साथ ये हमारे 2 चैनल है, एक तो संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, और ये समृद्धि आईएएस का यूट्यूब। यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये आप ही के चैनल है और इसे आप ही के द्वारा जो है वो आगे बढ़ाना है। तो चलिए पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।